नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी डोनबास पर विशेष सैन्य अभियान शुरू किया। नाटो के सहयोगी देशों ने यूरोपीय संघ और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन मुद्दे पर मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ के विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के उच्च प्रतिनिधि के साथ यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, भारत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वैकल्पिक माध्यमों पर काम कर रही है। रूस के हमले के बाद विश्व भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत मददगार है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने इस वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 7% से बढ़ाकर 9.5% किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार चरम पर। सरकार ने मनरेगा योजना के सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप शुरू किया और लखनऊ में श्रीलंका के साथ पहले 2020 क्रिकेट मैच में भारत की बल्लेबाजी में शानदार शुरुआत। समाचार संध्या में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं लवलीन निगम। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र दोनबास में विशेष सैन्य कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। रूस की सेना क्राइमिया के रास्ते यूक्रेन में घुस गई है। आज सवेरे यूक्रेन के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी गईं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन पर कब्जा करना रूस का मकसद नहीं है। पुतिन ने अन्य देशों को चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी रूस की कार्रवाई में दखल दिया तो वो उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। उधर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने शहरों पर हुए हमलों को युद्ध करार देते हुए कहा है कि यूक्रेन अपनी रक्षा में जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन पर रूस के हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अमेरिका और उसके गठबंधन देश मिलकर इस हमले का जवाब देंगे। श्री बाइडेन ने कहा कि विश्व समुदाय रूस के इस कदम को रोकेगा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने कहा है कि वो यूक्रेन के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। नाटो महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि नाटो के सहयोगी देश यूरोपीय संघ और दुनिया भर में अन्य देशों के साथ निकट समन्वय बनाकर रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। In response to Russia's massive military build-up, we have already strengthened our collective defense on land, at sea and in the air. In the last weeks, allies from North America and Europe have deployed thousands or more troops to the eastern part of the alliance and placed more on standby. We have over 100 jets at high alert protecting our airspace and more than 120 allied ships at sea from the high north to the Mediterranean. All this shows that our collective defense commitment, Article 5, is ironclad. We will continue to do whatever is necessary to shield the alliance from aggression. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ बात करके समर्थन की पेशकश की है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि रूस ने बिना किसी उकसावे या वाजिब कारण के एक मित्र देश पर हमला किया है। President Putin of Russia has unleashed war in our European continent. He's attacked a friendly country without any provocation and without any credible excuse. Innumerable missiles and bombs have been raining down on an entirely innocent population. A vast invasion is underway by land, by sea and by air. And this is not in the infamous phrase, some faraway country of which we know little.
उधर तुर्की ने कहा है कि वो यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता पर अपना समर्थन जारी रखेगा। यूरोपीय आयोग के प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन यूरोप को लड़ाई में खींचने के लिए जिम्मेदार हैं और यूरोपीय संघ रूस पर नए प्रतिबंध लगाएगा। वहीं दूसरी ओर ईरान ने कहा है कि नाटो देशों की उकसावेपूर्ण कार्रवाइयों के कारण यूक्रेन में युद्ध की स्थितियां बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की स्थिति को देखते हुए आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ के विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल फॉन्टेल्स के साथ आज यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने इस बात पर भी चर्चा की कि भारत युद्ध को रोकने के प्रयासों में कैसे योगदान कर सकता है। श्री जयशंकर ने ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस के साथ भी यूक्रेन की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच तनाव तत्काल समाप्त करने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने आगाह किया है कि स्थिति खतरनाक है और ये बड़े संकट की ओर बढ़ रही है। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में श्री तिरुमूर्ति ने स्थिति से संबंधित सभी मुद्दों के समाधान के लिए विशेष कूटनीति अपनाने पर बल दिया। We call for immediate de-escalation and for refraining from any further action that could contribute to a worsening of the situation. I would like to underline that the legitimate security interests of all parties should be fully taken into account. We believe that the solution lies in sustained diplomatic dialogue between the concerned parties. In the meantime, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint. इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से अपील की है कि वे अपने सैनिकों को यूक्रेन पर हमला करने से रोकें। यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण भारत के लिए निर्धारित विशेष उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि रूस की सैन्य कार्रवाइयों के बीच यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद किया जाने के बाद वहां फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए केंद्र सरकार युद्ध स्तर पर वैकल्पिक उपायों पर काम कर रही है। त्रिशूर में उन्होंने कहा कि लगभग 18,000 भारतीय छात्र युद्धग्रस्त देश में फंसे हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पढ़ रहे छात्रों और भारत में उनके माता पिता से आग्रह किया है कि वो घबराएं नहीं। श्री मुरलीधरन ने कहा कि सरकार ने कीव में भारतीय दूतावास की मदद के लिए और अधिक राजनयिकों को भेजने का भी फैसला किया है। इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। आकस्मिक योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास राजधानी कीव में फंसे छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने का प्रबंध करने के लिए प्रयास कर रहा है। यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू है, जिससे आवाजाही कठिन हो गई है। कीव स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए तीसरी एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में हवाई हमले जैसी स्थिति में गूगल मैप्स की मदद लेने की सलाह दी गई है। यूक्रेन में भारत के राजदूत पार्थ सत्यपथी ने भारतीय नागरिकों से शांत रहने और यूक्रेन में बदलती स्थिति का दृढ़ता से सामना करने का अनुरोध किया है। श्री सत्यपथी ने कहा कि कीव में भारतीय दूतावास खुला है और काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और कीव स्थित दूतावास इस कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए मिशन मोड में काम कर रहे हैं। यूक्रेन में मौजूदा हालात को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष का टोल फ्री फोन नंबर 1800-118797 है। फोन नंबर 230-12113, 230-14104, 230-17905 भी संपर्क किया जा सकता है। लोग situationroom@mea.gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा यूक्रेन में भारत के दूतावास ने 24 घंटे काम करने वाली आपातकालीन हेल्पलाइन भी स्थापित की है। इसका नंबर 380-997-300-428, 380-997-300-483 है।
तमिलनाडु सरकार ने यूक्रेन में रह रहे राज्य के लोगों के लिए अलग से एक सहायता डेस्क बनाई है। संकट में फंसा कोई भी व्यक्ति मदद के लिए वेबसाइट www.nrtamils.tn.gov.in के माध्यम से तुरंत संपर्क कर सकता है। फोन नंबर 044-2851-5288 960-0023-645-9940-256-444 पर संपर्क कर सकते हैं। आकाशवाणी से बातचीत में यूक्रेन में रह रही भारतीय छात्रा सौम्य पाल ने बताया, I am Soumya Pal. Till yesterday everything seemed to be normal, but now it is an emergency situation and we are not feeling safe anymore. There are sirens all over my town and people are leaving with their belongings. We are being advised to go into bunkers and stock as much food as possible and also to charge our power banks and phones for safety reasons. There is panic among our parents and relatives. I booked ticket for 25th of February but now airspace is closed. We are waiting for help from our embassy. इस बीच यूक्रेन सहित दुनिया के कई शेयर बाजारों में जबरदस्त गिरावट आई और कच्चे तेल के भाव में तेजी आई है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 2,702 अंक की भारी गिरावट के साथ 54,530 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 815 अंक लुढ़ककर 16,248 पर आ गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन से मुमकिन हुई हमारी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। आज ही डाकघर या बैंक जाकर सुकन्या समृद्धि खाता खोले और बिटिया के नाम 250 रूपए से लेकर 1.5 लाख रूपए तक सालाना जमा करते रही। इस पर सरकार आयकर छूट के साथ ज्यादा ब्याज भी देती है। समय आने पर कुछ पैसा उच्च शिक्षा के लिए और बाकी शादी के समय निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता, बेटियों के सर्वांगीण विकास का संकल्प। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय बचत संस्थान की वेबसाइट nsindia.gov.in पर जाएं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 फरवरी 2022। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 फरवरी 2022। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी डोनबास पर विशेष सैन्य अभियान शुरू किया। नाटो के सहयोगी देशों ने यूरोपीय संघ और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन मुद्दे पर मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ के विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के उच्च प्रतिनिधि के साथ यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, भारत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वैकल्पिक माध्यमों पर काम कर रहा है। रूस के हमले के बाद विश्व भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत मददगार है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने इस वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 7% से बढ़ाकर 9.5% किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार चरम पर। सरकार ने मनरेगा योजना के सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप शुरू किया और लखनऊ में श्रीलंका के साथ पहले 2020 क्रिकेट मैच में भारत की बल्लेबाजी में शानदार शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 3 से 4 वर्ष में देश में 700 से अधिक कृषि स्टार्टअप तैयार हुए हैं। कृषि क्षेत्र में बजट के सकारात्मक प्रभाव के बारे में आयोजित वेबिनार में श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने कृषि बजट में कई गुना बढ़ोतरी की है। सिर्फ 6 सालों में कृषि बजट कई गुना बढ़ा है। किसानों के लिए कृषि लोन में भी 7 सालों में
2.5 गुना की बढ़ोतरी की गई है। कोरोना के मुश्किल काल में भी स्पेशल ड्राइव चलाकर हमने 3 करोड़ छोटे किसानों को केसीसी की सुविधा से जोड़ा है। इस सुविधा का विस्तार एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और फिशरीज से जुड़े किसानों के लिए भी किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 11 करोड़ किसानों को लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। साल 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। इसमें भी हमारा कॉर्पोरेट जगत आगे आए, भारत के मिलेट्स की ब्रांडिंग करे, प्रचार करे और हमारे दूसरे देशों में जो बड़े मिशंस हैं वो भी वहां के लोगों को, जो इम्पोर्टर्स हैं वहां, उनको समझाएं कि भारत के जो मिलेट्स हैं, जो भारत का धान है, वो कितने प्रकार से उत्तम है, उसके टेस्ट की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, भारत के मिलेट्स की न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी ज्यादा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि बाजरे को महत्वपूर्ण खाद्यान्न में फिर शामिल करने से देश खाद्य, पोषण और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। एक कृषि वेबिनार में श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी जड़ों की ओर वापस जा रहा है और योग की तरह बाजरे के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व में भारत बाजरे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आज मनरेगा योजना के लिए लोकपाल ऐप की शुरूआत की। इस ऐप पर बिना किसी परेशानी के प्रतिवेदन किया जा सकेगा। इससे शिकायतों के वर्गीकरण और लोकपाल द्वारा शिकायतों के निपटान की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह ऐप मनरेगा के पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। अमरीकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने इस वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को 7% से बढ़ाकर 9.5% कर दिया है। 2020 के लॉकडाउन और 2021 के मध्य में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद हुए उम्मीद से अधिक मजबूत आर्थिक सुधार का हवाला देते हुए मूडीज ने भारत के लिए आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को संशोधित किया। एजेंसी ने कहा कि अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021 की अंतिम तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद का स्तर कोविड से पहले के स्तर के मुकाबले 5% अधिक रहा है। इधर श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि संकेतों के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था पूर्व कोविड स्तरों के पथ पर है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की प्रधानमंत्री की परिकल्पना को प्राप्त करने की राह पर है। बजट 2022-23 ने विकास के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन देते हुए पूंजीगत व्यय को चालू वित्त वर्ष में 5,54,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,50,000 करोड़ रुपए कर दिया है, जो 35.40% की वृद्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% है और इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही देश में रोजगार की स्थिति में सुधार होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। इस चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर रविवार को मतदान होगा। इस बीच राज्य में बाकी बचे चरणों और मणिपुर में 2 चरणों में होने वाले मतदान के लिए भी प्रचार जोरों पर है। मणिपुर में पहले चरण के लिए 6 जिलों के 38 सीटों पर सोमवार को मतदान होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में जैव चिकित्सा नवाचार और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति दिशा निर्देश जारी किए। इस नीति का उद्देश्य देश में नवोन्मेष के नेतृत्व में उद्यमिता तंत्र तैयार करना है, जिससे जन स्वास्थ्य और कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अभी तक 176 करोड़ 52 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल देश भर में 14,148 नए रोगियों का पता चला और 30,000 मरीज स्वस्थ हुए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.46% है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के अंतर्गत अब तक 42 कोयला खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रौद्योगिकी से पारदर्शिता आ सकती है और भ्रष्टाचार कम हो सकता है। विदेश मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत कल आसियान और पूर्वी एशियाई देशों के साथ बौद्ध संबंधों को दर्शाने वाली परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
बोधिसित्ता इंटरवीविंग बौद्ध आर्ट ट्रेडिशंस फ्रॉम इंडिया अक्रॉस एशिया शीर्षक से डिजिटल प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। इंग्लैंड इज सो पावरफुल, इट्स आर्मी एंड इट्स नेवी, ऑल इट्स मॉडर्न वेपन, बट व्हेन अ ग्रेट पावर लाइक दैट स्ट्राइक्स डिफेंसलेस पीपल, It shows its brutality. महात्मा गांधी ने 24 फरवरी 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन शुरू किया था और मुंबई में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। ये आंदोलन प्रेस की स्वतंत्रता के दमन और बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने के विरोध में चलाया गया। आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने आत्म बल से केवल मुसीबतों के जरिए ही मोक्ष प्राप्त करेंगे, न कि अंग्रेजों द्वारा निष्ठुरता से थोपे गए सुधारों के जरिए। रॉलेट एक्ट के तहत ज्यूरी की सुनवाई के बिना राजनीतिक मुकदमे चलाने की अनुमति दे दी गई और बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को निलंबित करते हुए बिना मुकदमा चलाए ही संदिग्ध को नजरबंद रखने की स्वीकृति मिल गई। स्वतंत्रता सेनानियों ने इस कठोर अधिनियम का विरोध शुरू कर दिया। फलस्वरूप मार्च तथा अप्रैल 1919 के दौरान देश में उल्लेखनीय राजनीतिक जागृति आई। बड़े पैमाने पर हड़तालें हुई, जुलूस निकाले गए और प्रदर्शन हुए। And that is why Mahatma begs us to take the course of non-violence. अमृतसर में 9 अप्रैल को स्थानीय नेताओं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को निर्वासित कर दिया गया। स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण ब्रिटिश ठिकानों पर हमले किए गए और 11 अप्रैल को जनरल डायर ने मार्शल लॉ लगा दिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला नरसंहार की घटना के बाद पूरा देश असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया। मार्च 1922 में दमनकारी कानून कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने रॉलेट एक्ट, द प्रेस एक्ट और 22 अन्य कानून वापस ले लिए। हम आज स्वाधीनता सेनानी नैनू राम का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 24 फरवरी 1892 को वर्तमान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ था। नैनू राम कोटा रियासत में सब इंस्पेक्टर थे और बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। वे 1920 से 1926 के दौरान कोटा में हड़ौती राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष बने और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने तथा कृषि समस्याओं के समाधान के लिए बराड़ और बूंदी के प्रभावित लोगों को उन्होंने एकजुट किया। 1922 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बूंदी रियासत की जेल भेज दिया गया। 1926 से 1936 तक नैनू राम कोटा में हाड़ौती राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 1934 से 1936 तक कोटा राज्य प्रजामंडल के कार्यकारी सदस्य के रूप में भी कार्य किया और मई 1939 में मंगरोल में इसके चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उदार और धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में नैनू राम ने कोटा रियासत में लोकतांत्रिक सरकार की वकालत की। रामगंज मंडी से पैतृक गांव निमाड़ा जाते समय 14 अक्टूबर 1941 को उनकी हत्या कर दी गई। नैनू राम को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। हम स्वाधीनता सेनानी शैलेंद्र दत्त गुप्त का भी आज स्मरण कर रहे हैं। उन्हें 24 फरवरी 1933 को क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया गया था। शैलेंद्र का जन्म 1916 को तत्कालीन बंगाल के ढाका में हुआ था। वे क्रांतिकारी समूह श्री संघ के सदस्य थे। उन्हें शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया और प्रताड़ित किया गया। नजरबंदी के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ली। इस महान स्वतंत्रता सेनानी शैलेंद्र दत्त गुप्त को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि।
हम स्वाधीनता सेनानी बोंदोका भोत्रा का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 24 फरवरी 1943 को हुआ। बोंदोका भोत्रा ने महात्मा गांधी के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के आह्वान पर ओडिशा में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और नवरंगपुर जेल भेज दिया गया। जेल में खराब स्थिति और चिकित्सा के अभाव के कारण वे बीमार हो गए। 15 फरवरी 1943 को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में कोरापुट जेल भेज दिया गया। जेल में ही 24 फरवरी 1943 को उनका निधन हो गया। भारत मां के इस महान सपूत बोंदो आजादी का सफर आकाशवाणी के संग की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने 4 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों में पेंशन प्रशासन प्रणाली रक्षा स्पर्श पहल के तहत पेंशन सेवाओं को ऑनबोर्ड करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे विशेषकर देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले पेंशन भोगियों को सुविधा होगी। इन केंद्रों में पेंशन भोगियों को प्रोफाइल अपडेट, अनुरोध, शिकायतें दर्ज करने और निवारण, डिजिटल वार्षिक पहचान और डेटा सत्यापन की सुविधा मिलेगी। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, मुझे डर है ये कैंसर है। कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। तंबाकू जानलेवा है, हर पैक पर है। इसे देखिए और इस पर विश्वास कीजिए। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। लखनऊ में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 2 विकेट पर 155 रन बना लिए थे। श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। लंबे समय बाद वापसी कर रहे संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा को अंतिम 11 में शामिल किया गया है। महिला क्रिकेट में क्वींसटाउन में भारत ने 5वीं और अंतिम एकदिवसीय मैच में न्यूजीलैंड पर 6 विकेट से जीत दर्ज की। 252 रन के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 46 ओवर में हासिल कर लिया। स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और मिताली राज ने अर्धशतकीय पारी खेली। न्यूजीलैंड ने श्रृंखला 4-1 से अपने नाम की। भारत के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हाई जंप पर मरियप्पन थंगावेलु ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हौसला अफजाई के कारण ही वो पैरालंपिक जैसे बड़े खेल आयोजनों में चुनौती पेश कर पाए। एक कार्यक्रम में मरियप्पन ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों के कारण ही गांव में रहने वाले छात्र बड़ी तादाद में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में शामिल हो रहे हैं और खेलों के महाकुंभ ओलंपिक में पदक जीतकर देश का मान बढ़ा रहे हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा है कि पुलिस अगले 10 वर्ष में सभी तरह की भावी चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को तैयार करने पर ध्यान दे रही है। वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में श्री अस्थाना ने कहा कि इस सिलसिले में 2022, 2024 तथा 2030 के लिए कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नवनिर्मित आगमन टर्मिनल 1 चालू हो गया है। टर्मिनल 1 का उपयोग घरेलू उड़ानों के लिए किया जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी डोनबास पर विशेष सैन्य अभियान शुरू किया। नाटो के सहयोगी देशों ने यूरोपीय संघ और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन मुद्दे पर मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ के विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के उच्च प्रतिनिधि के साथ यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, भारत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वैकल्पिक माध्यमों पर काम कर रहा है। रूस के हमले के बाद विश्व भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत मददगार है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने इस वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 7% से बढ़ाकर 9.5% किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार चरम पर। सरकार ने मनरेगा योजना के सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप शुरू किया। और लखनऊ में श्रीलंका के साथ पहले 2020 क्रिकेट मैच में भारत की बल्लेबाजी में शानदार शुरुआत।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।